एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पी। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र का आवेशन। कि प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र का आवेशन यानी हम लोग संधारित्र को चार्ज कैसे करते हैं अगर प्रतिरोध के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं इसको। तो देखिए, हम पहले करते क्या है कि हमारे पास चूंकि एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं सब लोग। तो रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एक संधारित्र, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इसको हमको चार्ज करना है। अब चार्ज कैसे करना है, यहाँ से देखिए, बैटरी के माध्यम से इसको हमें चार्ज करना है। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर हमने एक जो है एक वायर लिया और यहाँ से हमने एक सेल यहाँ से इसके जोड़ दी, ये रहा। ठीक है, चलिए, तो एक सेल है। देखिए, सेल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। कैपेसिटेंस और सेल में अंतर समझ जाइएगा। सेल में क्या होगा, एक बड़ा और एक छोटा रहता है। जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस और जो छोटा वाला होता है उसको माइनस। लेकिन संधारित्र में दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल हो गया, एक यहाँ पर हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ पर एक स्विच है, इसको हम लोग पॉइंट देते हैं। चलिए, इसको पॉइंट ए देते हैं और इसको पॉइंट बी देते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट यस है, इसके पास हमारे पास एक स्विच है जो कि पहले यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको ए से जोड़ते हैं। ठीक है, ये रहा। तो पहले इसका कनेक्शन हम लोग ए से करते हैं, चूँकि हमें चार्ज करना है तो हम लोग चार्ज करने के लिए इसका कनेक्शन ए से कर देते हैं। ठीक है, अब इसका कनेक्शन ए से करने के बाद अब चूंकि यहाँ पर है तो इसका एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ रहेगा, एक ईएमएफ यहाँ पर जनरेट करेगा। ठीक है, जब ये जनरेट करेगा, चूंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है ना। अब यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस सी है। तो हम देखते हैं क्या कि जब इसको हम लोग जैसे ही स्विच यस को ए से जोड़ देते हैं तो इसमें एक धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और इसमें ये धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि, देखिए, एक कैपेसिटर है ना, इसमें एक क्या होगा कि इसमें एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैक ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे, बैक ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इसमें धारा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि बैक ईएमएफ और वोल्टेज की जो बैटरी की जो ईएमएफ है, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसमें धारा का प्रवाह रुक जाएगा। उस समय कहेंगे कि हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से हो गया। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, आई हो रही है। बस अब हम लोग को आपको समझना है कि इसमें कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर खास करके अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे किताब में तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, किताब में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप IIT JEE की तैयारी के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा। और आगे कोई भी कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये जरूर मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो भी मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि, देखिए, आप लोग पहले सोचेंगे कैपेसिटर होता क्या है ना, तो हम आपको एक पिक दिखा देंगे, आप उस पिक से समझ लीजिएगा। देख लीजिएगा, ये पिक है। तो इस पिक को हम लोग जो है आप कह सकते हैं कि सर ये कैपेसिटर है, देखिएगा। तो इसको आप कई जगह देखे होंगे, इस फिगर को, है ना। तो इस फिगर को देख लीजिएगा, यही है कैपेसिटर। और इसी के वर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या होता है। तो देखिए, आज हम देखेंगे इसको चार्ज कैसे करते हैं। अगर आप जनरली कैपेसिटर को देखना चाहते हैं तो आप जो फैन होता है ना, जिसको को लोग कंडेंसर बोलते हैं, तो उस कंडेंसर को भी आप कह सकते हैं कि सर ये कैपेसिटर है। तो आप उसको देख लीजिए, उसी की वर्किंग टोटल यहाँ पर हम लोग को देखनी है। ठीक है, देखिए, तो पहले क्या होता है, हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि माना एक संधारित्र C को एक प्रतिरोध R के द्वारा बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, कि मान लेते हैं कि एक संधारित्र C को प्रतिरोध R के द्वारा बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का विद्युत वाहक बल। ठीक है, बैटरी का विद्युत वाहक बल, देखिए, विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग फुल नेम कहते हैं, इसको इंग्लिश में ईएमएफ बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या है, इसमें E है। ठीक है, E है, इसका विद्युत वाहक बल E है। देखिए,
जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से जोड़ते हैं दोस्तों, इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इसमें हम नहीं लिखेंगे, आपको हम समझा दे रहे हैं, यहीं पर समझ लीजिएगा कि जैसे ही इसको प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा जाता है उसी क्षण इसमें धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है। स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से होता है और बाद में अंत में जैसे ही टाइम बीतता है और क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। ये बंद कब होता है, जब विद्युत वाहक बल में उत्पन्न जो बैक ईएमएफ है और बैटरी का बैक ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ और इसका बैक ईएमएफ जब दोनों बराबर हो जाते हैं उस समय धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई देखिए ये भी विभवांतर है, ये भी विभवांतर है। हमने आपको बताया जब विभवांतर दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, जब विभवांतर बराबर हो जाएंगे तो उनके बीच धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको लिख लीजिएगा। तो हम आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आगे जो लंबा चौड़ा डेरिवेशन है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, माना किसी क्षण आवेशन के दौरान किसी क्षण टी पर संधारित्र में आवेश Q हो तो, ठीक है, Q हो तो बैक ईएमएफ यानी विरोधी विद्युत वाहक बल, तो संधारित्र का विरोधी विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, विरोधी विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहेंगे इसको, बैक ईएमएफ। विरोधी विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा भाई, देखिए तो C इक्वल्स टू क्या होगा, Q/C होगा ना। देखिए V इक्वल्स टू Q/C होता है, सॉरी V इक्वल्स टू Q/C, तो यहाँ से हो जाएगा Q/C, यही हो जाएगा। जो विरोधी विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, Q/C होगा। तो जब चूंकि ये किसी क्षण की बात कर रहा है, किसी क्षण टी पर बात कर रहा है, इतना होगा। चूंकि ये फुल चार्ज हुआ नहीं, फुल चार्ज होता तो ये आवेशन रुक जाता, दोनों और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए अब इनके बीच तो डिफरेंस हो गया ना, इसका विद्युत वाहक बल कुछ और है, इसका बैक ईएमएफ कुछ और है। जब डिफरेंस हो गया तो इसके डिफरेंस के कारण इसमें क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि अब यहाँ से जो इसका नेट विद्युत वाहक बल रहेगा E माइनस, चूँकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो Q/C इक्वल्स टू, Q/C इक्वल्स टू, अब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, और I इंटू R ये हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि देखिए भाई इनके बीच अगर डिफरेंस होगा तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी, जब डिफरेंस होगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो डिफरेंस होगा तो इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो गया। अब देखिए अब होता क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर I बराबर जो होता है वो होता है dQ/dt, चूँकि आवेश परिवर्तन की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो ये आवेश परिवर्तन की दर हो रही, इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत धारा। इसी का मान उठाकर यहाँ पर पटकिए, इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए EC यहाँ पर हो जाएगा E इंटू C माइनस Q/C, और R को नीचे भेज दीजिएगा, तो CR यहाँ कर देते हैं और I को लिख देते हैं dQ/dt। एनी डाउट नहीं, चलिए तो अब यहाँ से dQ की वैल्यू निकालिए और dt की वैल्यू, तो यहाँ से जो dt बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा EC माइनस सॉरी ये इसके नीचे चलाएगा, तो CR/EC माइनस Q, ये हो जाएगा dQ के बराबर, है ना। अब समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए, तो जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन मिल जाएगा t। अब चूंकि देखिए यहाँ से CR सभी कांस्टेंट है, केवल Q वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि 1/Q रहता है ना, तो इसका समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है, log x होता है। तो चूंकि यहाँ से पूरा है तो यहाँ पर ये माइनस, जब इसको आप आगे पढ़ेंगे समाकलन में तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो उसको पहले लिख देंगे, तो माइनस CR log EC माइनस Q, और प्लस एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को चलिए हमने कांस्टेंट A ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इतना हो गया, तो ये तो हमारा इसका समाकलन हो गया। अब इसके बाद करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं, यदि हम लोग ये मान लें यदि जब t बराबर 0 हो, तो अगर जब t बराबर 0 हो गया, यानी जब
समय कुछ था ही नहीं, उसके बाद इसमें कोई आवेश गया ही नहीं होगा, यानी q बराबर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जब q बराबर भी 0 हो गया, t बराबर भी 0 हो गया, तो भैया आपको करना क्या है, दोनों का मान इसमें रख दीजिए ऊपर वाले में। तो t बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस CR कर दीजिएगा, log EC माइनस q कर दीजिएगा, ठीक है। और q की वैल्यू तो 0 है, तो इसको भी आप 0 कर दीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए इस तरफ भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, यानी CR log EC, यही तो मिलेगा, log EC। तो ये तो मिल गई भैया a की वैल्यू। अब यही a की वैल्यू उठा करके इस समीकरण में यहाँ पर रख दीजिएगा, ऊपर वाले समीकरण में जो आपके सामने दिख रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि सर t बराबर हो गया माइनस CR log EC माइनस Q प्लस a की वैल्यू ये रहा CR log EC, ठीक है। अब यहाँ से देखिए CR कॉमन है, माइनस सहित कॉमन लेकर इसको इसके नीचे भेज दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इसके नीचे भेजते हैं। आ जाओ बेटा नीचे, आ जाओ आ जाओ, आओ, बहुत बदतमीज, देखो आ नहीं रहा, आएगा, देखिए यहाँ से। तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस CR ये हो जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन लिए तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको log EC, ठीक है। तो ये log मिल जाएगा भैया EC माइनस Q, log EC माइनस Q, ये फिर यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या मिला, माइनस ये हो जाएगा चिन्ह, चूँकि माइनस कॉमन लिए हैं, तो log हो जाएगा EC, ठीक है। अब देखिए log का नियम लगाइए, तो log का नियम क्या कहता है, log का नियम कहता है ना, देखिए बेस यहाँ पर ये है, तो सबको फटाफट लगाइए, m/m का रूल्स रहेगा यहाँ पर। तो माइनस t अपॉन CR इक्वल्स टू log EC माइनस Q अपॉन EC, ठीक है। इसको आप कर दीजिए अलग अलग, इसको कर दें हम लोग अलग अलग, तो क्या मिल जाएगा, और यहाँ से देखिए इसका बेस E है, तो हो जाएगा फाइनली आपको माइनस T अपॉन CR इक्वल्स टू log 1 माइनस Q अपॉन EC, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि देखिए बेस E है, इसको घातांक के रूप में बदलिए, तो घातांक के रूप में बदलेंगे तो e पावर माइनस T अपॉन CR ये आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आपको मिल जाएगा Q अपॉन EC, ठीक है, Q अपॉन EC ये मिल जाएगा। अब Q अपॉन EC को बराबर करिएगा, तो Q अपॉन EC इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 माइनस e पावर माइनस T अपॉन CR ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनली आपको Q बराबर क्या मिल जाएगा, Q बराबर मिलेगा EC, है ना, EC इन ब्रैकेट 1 माइनस e पावर माइनस T अपॉन CR ये मिल जाएगा। अब देखिए चूंकि EC क्या है, E क्या है, विद्युत वाहक बल है, C क्या है, आपका धारिता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखिए C वोल्ट और C का कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज होता है ना। चूंकि C बराबर अगर निकालें V बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आप कह सकते हो ना कि सर सॉरी Q बराबर C भी होता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए C का भी E का मान अधिकतम कब रहेगा, जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा तब रहेगा, यानी जो अधिकतम आवेश रहेगा वो Q के बराबर होगा। अतः यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर Q इक्वल्स टू Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस e पावर माइनस T अपॉन CR। तो देखिए ये जो फार्मूला बनकर आया है यही है कैपेसिटर के चार्जिंग का फार्मूला, और यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि Q0 बराबर E इंटू C है, ठीक है। इस प्रकार से कैपेसिटर जो होता है हमारा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है दोस्तों, चार्ज हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो कैपेसिटर चार्ज हुआ। अब इसके बाद रह गई बात कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ से कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार इसको पूछते हैं, तो ये होता क्या है, कभी कभी पूछ लेता है भैया कि ये CR क्या है। तो यहाँ से जो हम लोग कहते हैं CR को कहते हैं कालांश कहिए, या फिर इंग्लिश में कहिएगा टाइम कांस्टेंट। CR को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। CR क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है यानी इसकी इकाई होती है,
इसकी इकाई होती है सेकेंड। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप अनसॉल्व खोलेंगे ना, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव इसी तरह से मिलेगा। तो कह देगा उसमें ऐसे कहेगा भैया बताओ 1/CR की यूनिट क्या होगी। बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट बोलिए बोलिए बोलिए, इसकी यूनिट क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, काम खत्म। क्योंकि भाई जब ये सेकेंड है, ये टाइम है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे हो गया तो टाइम इनवर्स हो गया। तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी पूछ लेगा डायरेक्ट कि इसका बीमा बताओ क्या है, तो इसका बीमा कौन जाएगा इतना रखने, सी का रखो फिर आर का रखो, क्या जरूरत है रखने का भैया। आप याद कर लो, सी आर का टाइम यानी टी होता है, तो इस ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ तो ये चार्जिंग का आ गया। अब देखिए इसकी रेट ऑफ चार्जिंग जो होगी, इसकी ये कैसे डिपेंड करेगी, हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तो आवेशन की दर या रेट ऑफ चार्जिंग, आवेशन की दर, चलिए हम लोग थोड़ा सा हेडिंग बाय हेडिंग चलते तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको खूबसूरत भी लगेगा, आप देखेंगे भी अच्छा लगेगा। देखिए आवेशन की दर, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आवेशन की इसकी दर क्या होगी, आवेशन की दर, तो देखिए आवेशन की दर, आप चार्जिंग की रेट आप निकालना चाहें तो कुछ नहीं करना है। जो आपका पहले इक्वेशन आया था ना, क्या इक्वेशन आया था, देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं उस इक्वेशन को, Q इक्वल्स टू Q0 या Q0 इन ब्रैकेट 1 - e⁻t/CR, ये आया था। बस इसका चूंकि रेट निकालना है तो आप क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है भैया, चुटकी बजाइए और इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, है ना। तो अवकलन करने पर Q इक्वल्स टू Q0 इन ब्रैकेट 1 - e⁻t/CR का अवकलन करने पर, का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब भैया इसका अवकलन कर दीजिए। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dQ/dt मिल जाएगा। ये तो Q0 रहेगा ही, लेकिन ये 1 का अवकलन 0 हो जाता है। और देखिए यहाँ से माइनस है तो इसको पूरा करेंगे तो -e⁻t/CR, तो ये हो जाएगा। फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे, जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो -1/CR आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट dQ/dt इक्वल्स टू Q0, तो यहाँ पर मिलेगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपन नीचे क्या आ जाएगा, CR आ जाएगा भैया। चलो CR आ जाता है, तो CR के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, e⁻t/CR, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो अच्छी बात है। अब करना क्या है, हमें जो e⁻−TR की वैल्यू है इस समीकरण से हमें उसकी मान यहाँ पर निकालना है। देखिए तो जब यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा, dQ/dt, समझ कर चलिएगा, बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इसमें। dQ/d0/CR, तो CR रहने दो भैया। देखो अब जब इसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप क्या करना है, इसको इसके नीचे भेजना है, फिर 1 माइनस कर दे, तो फाइनली आपको मिलेगा सर 1 - Q/Q0, यही तो वैल्यू इसकी मिलेगी। देख लीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको इसके नीचे भेजिएगा, इसको इस तरफ कर दीजिएगा, तो 1 - Q/Q0 मिल जाएगा। अब हम इसको को सॉल्व कर लेते हैं भैया, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए Q0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/CR इन ब्रैकेट Q0 - Q, ये मिला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक तो आपको चीज़ समझ में आई कि यदि हमें जो है, यदि हमें उसको जल्दी चार्ज करना है, यानी संधारित्र को हमें जल्द चार्ज करना है, तो CR की वैल्यू जितनी हो सके उतनी कम रखनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, अतः ये सब पॉइंट कर नोट करने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत समझ कर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः संधारित्र को जल्दी शीघ्रता से चार्ज करने के लिए, अतः संधारित्र को शीघ्रता से चार्ज करने के लिए, शीघ्रता से चार्ज करने के लिए CR की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, यानी CR में कह सकते हैं केवल रेजिस्टेंस R, या CR का मान कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा भाई, होना चाहिए कि यदि आपको जो है अगर इसको आसानी से चार्ज करना है तो CR की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि जो एक टाइम कांस्टेंट होता है उसका मतलब क्या होता है। आप क्या बैटरी को जोड़ते ही तुरंत कैपेसिटर तो चार्ज नहीं ना होगा। देखिए
तो उसमें होता क्या है, हमने पढ़ रखा है कि सर Q बराबर होता है Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ये तो पूरा याद ही कर लीजिएगा। देखिए अगर हम लोग एक टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर करते क्या है कि यदि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यदि जो है T बराबर सी आर हो जाए, है ना, तो जब T बराबर सी आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से Q अपॉन इक्वल्स टू Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस 1, है ना, चूँकि सी आर यहाँ से सी आर कट जाएगा। देखिए ना, सी आर चलिए लिख देते हैं, सी आर अपॉन सी आर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, तो यहाँ से यही ना मिला, Q इक्वल्स टू Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो Q इक्वल्स टू Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस, देखिए माइनस 1 है ना, तो 1 अपॉन ई हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, Q इक्वल्स टू Q0 इन ब्रैकेट ई माइनस 1 अपॉन ई। अब ई की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ई की वैल्यू कितनी होती है बोलिए, नहीं पता है, हम बता देते हैं 2.718 माइनस 1। तो यानी इसकी वैल्यू जो ई की वैल्यू होती है 2.718 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ से, चूँकि ई बराबर होता है 2.718, इस ई की वैल्यू होती है। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0.632 इंटू Q0 ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ से जो आया कि इसी प्रकार से हम लोग इसको परसेंटेज में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम लोग इसका इतना कह देंगे कि दोस्तों Q0 इक्वल्स टू Q0 63.2% हो जाता है इंटू Q0 का, यानी अधिकतम वोल्टता का 2। यानी कोई भी टाइम कांस्टेंट ऐसे कह सकते हैं कि एक बार में अगर इसको हम लोग बैटरी से जोड़ने पर एक बार में ये 63.2% का चार्ज होता है। यानी एक टाइम कांस्टेंट में जो संधारित्र होता है वो 63.2% ही चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, 63.2% ही चार्ज होता है, यानी शून्य से बढ़कर 63.2% होगा। यानी एक टाइम कांस्टेंट में, इस तरह से आपको कई टाइम कांस्टेंट लगते हैं उसको चार्ज करने में। ठीक है, जब वो फुल चार्ज होगा तभी वो आपका वो रुक जाएगा। तो आप इसको समझ लीजिएगा ये क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए क्या इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कह दीजिएगा कि सर एक टाइम कांस्टेंट में जो कैपेसिटर है वो 63.2% ही चार्ज होता है, उसी को हम लोग कहेंगे इसका कालांक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, कालांक कह सकते हैं या फिर टाइम कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो संधारित्र का आवेशन था वो तो क्लियर हो गया। अगर आप संधारित्र का निरावेशन भी चाहते हैं कि हम उसका भी एक वीडियो बनाएं तो आप इसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।